प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। जितने भी मधुबनी, दरभंगा या फिर हमारे मिथिलांचल के बच्चे हैं जो इस बार 10th और 12th पास आउट किए हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम में से सभी का सपना होता है कि 10th पास आउट करने के बाद आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस, नीट, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इसकी तैयारी करें। लेकिन हम लोग अपने होम टाउन में रह के इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं, या ऐसा पहले था कि अगर आपको ये सब करना है, ये एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है आपको, तो आपको बिहार से माइग्रेट होकर के बाहर ही जाना होगा, जहाँ पे हम लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी होती थी हम लोगों को। स्वाभाविक है, अगर कोई अपना घर छोड़ के बाहर जाएगा तो उसे पढ़ाई कितनी बढ़िया मिलेगी उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन तकलीफ़ तो उसे वहाँ होगी, रहने में, खाने पीने में, एक फैमिली का जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो नहीं मिलेगा उसे। तो इन सब चीज़ों को दूर किया है रेडियंस क्लासेस ने, जो अब आपको मातृभूमि से भी आपको कनेक्ट करके रखेगी और आपको यहीं पे वो फैसिलिटी कहिए या फिर एक जो पैरामीटर बना हुआ है, ये आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस, नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो भी व्यवस्था होती है, चाहे वो फैकल्टी से रिलेटेड हो, रहने ठहरने की व्यवस्था हो, ट्रैवल्स कैसे आप करेंगे उसकी व्यवस्था हो, तो सारा व्यवस्था इन्होंने दरभंगा में किया है, जो कि दरभंगा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे नहीं लगता है कि दरभंगा में अगर ये रेडियंस क्लासेस ओपन हुआ है तो जो भी मिथिलांचल के लोग हैं, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, अररिया, जो भी नियर अबाउट ज़िले हैं, उनके बच्चे अब मधुबनी से दूर जाएंगे। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ रेडियंस क्लासेस के डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनके मन में ये ख्याल कैसे आया। क्या वो जेईई मेंस एंड एडवांस, नीट एस्पिरेंट्स रहे हैं? आखिर उनको ये सारी जो तकलीफ़ें होती है स्टूडेंट्स की, क्या उनको पता था पहले से? उसके बाद उन्होंने ये सब स्टार्ट किया है, और क्या कैसा यहाँ पे व्यवस्था है, कौन यहाँ पे आके पढ़ सकता है, इन सारी विषयों पे हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि आप अपना परिचय देते हुए रेडियंस क्लासेस के बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। मेरा परिचय, मेरा नाम, नमस्कार, मेरा परिचय, मेरा नाम है आशुतोष कुमार झा। मेरा गांव हुआ बरी तरौनी, दरभंगा जिला में अवस्थित है, जहां के प्रख्यात कवि, हिंदी कवि नागार्जुन थे, अब नहीं हैं। मेरे प्रोफेशन में जो है मुझे कैप्टन आशुतोष कुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन रहा हूँ। अभी तो रेडियंस क्लासेस चला रहा हूँ। रेडियंस क्लासेस की स्थापना, जैसे दिग्विजय जी ने बताया कि शायद मैं भी कभी एस्पिरेंट था कि नहीं था, तो मैं खुद ही एक जेईई का एस्पिरेंट था, और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो है मधुबनी ज़िला से हुई है। मेरा हाई स्कूल बासोपट्टी से हुआ है, 8, 9, 10, और 11, 12 जो है मैंने आरके कॉलेज मधुबनी से किया है, और मेरा आईआईटी का प्रिपरेशन भी मधुबनी से ही मैंने किया है, इंडिविजुअल टीचर से पढ़ के। तो वहाँ ढेर सारी चैलेंजेस को मुझे फेस करना पड़ा था, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छे टीचर मिल गए थे, तो मैथमेटिक्स तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया था, और मैं जहाँ भी हूँ आज, जो भी सफलता मेरे हाथ में है, मेरे साथ में है, वो सब मैथमेटिक्स की देन है। और वो जो टीचर जो मुझे मधुबनी में पढ़ाते थे, आज भी वो मधुबनी में पढ़ाते हैं, उनका नाम है AK झा। तो उन्हीं से मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा था। उस टाइम में जब मैं वहाँ था तो टाउन क्लब फील्ड के बगल में उनका घर था, वहीं पे वो पढ़ाते थे, हम लोग वहीं पे जाके पढ़ते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत परेशानी हुई, तो यही सब परेशानी को देखते हुए बेसिकली जो व्यवस्था होनी चाहिए एकेडमिक तौर पे, क्योंकि हमारे ज़माने में बच्चों को सिर्फ एकेडमिक नीड की, अगर हमारे ज़माने में बच्चों के एकेडमिक नीड को अगर फुलफिल किया जाता तो हम लोग इतने सिंसियर थे कि हम अपना काम करके निकल जाते। लेकिन जो जेईई लेवल पे जो हमारी एकेडमिक नीड थी वो मधुबनी में नहीं पूरी हो पाई, इवन दरभंगा में भी नहीं था।
मेरा खुद का छोटा भाई है जो IIT दिल्ली में प्रोफेसर है, तो वो भी यही नरपत नगर हाई स्कूल से पढ़ा था और समहाउ उसकी भी एकेडमिक नीड यहाँ पूरी नहीं हुई। फिर परिवार के कुछ बच्चे थे जो अब इस ज़माने में JEE और नीट की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें भी परेशानी हुई। फाइनली वो आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर भी है, गूगल में काम कर रहा है, लेकिन जिन ऊंचाइयों पे वो पहुंच सकता था बेसिकली वो नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो उसकी एकेडमिक नीड थी वो दरभंगा मधुबनी में नहीं पूरी हो पाई। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब क्विट करके और रेडियंस की स्थापना हमने की, और विगत 3 वर्षों से हम मिथिलांचल के बच्चों पे काम कर रहे हैं। और लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से 2 बच्चे JEE क्रैक किए थे, 2 बच्चों ने नीट क्रैक किया था। अभी जस्ट फ़िलहाल 5-7 मिनट पहले दिग्विजय जी यहाँ बैठे ही हुए थे, तो जिस बच्चे ने नीट क्रैक किया था लास्ट ईयर उसके चाचा जी आए थे। उनका बच्चा तो यहाँ पढ़ ही रहा है, वो अपने किसी दोस्त के बच्चों को लेके आए थे उनका एडमिशन कराने के लिए, उनका मैं मार्गदर्शन करूँ इसके लिए लेके आए थे। इस बार हमारे पास JEE में अभी तो नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, नीट का एग्ज़ाम शेड्यूल है 5 मई को, और रिगरस तैयारी चल रही है हमारे बच्चों की। अभी भी वो सारे बच्चे सेंटर पे ही हैं, रिगरस तैयारी चल रही है, दिन रात हम लोग लगे हुए हैं उनके पीछे कि वो बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। JEE मेंस 1 का रिज़ल्ट आ गया जो जनवरी में हुआ था, वहाँ भी हमारे 14-15 बच्चे हमारे यहाँ से अपीयर हुए थे, उसमें से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। JEE मेन सेशन 2 का एग्ज़ाम हो गया है जो कि 4 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक हुआ है, और उसका रिजल्ट जो है 25 अप्रैल को आने वाला है। और उसके लिए भी मैं बहुत आशान्वित हूँ कि बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है। दिग्विजय जी को मैंने पहले ही बोला है कि अगर 25 तारीख को आपके पास समय रहे तो हमारा आशा है कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट बढ़िया आएगा, तो आकर के आप उसको ज़रा कवर कीजिए। और नीट के बच्चों की रिगरस तैयारी चल रही है जिनका कि एग्ज़ाम शेड्यूल है 5 मई को, और उसके बाद जो बच्चे JEE मेंस में क्वालिफाई किए हैं उनका जो JEE एडवांस का एग्ज़ाम जो है 26 मई को है शेड्यूल। तो हम लोग अभी बहुत बिजी हैं, उन बच्चों को तैयार करवा रहे हैं, और एकदम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे बहुत ही बढ़िया करेंगे, क्योंकि हमारे मेहनत करने से सिर्फ नहीं होगा जब तक बच्चे और बच्चे के माता पिता जी जान से मेहनत नहीं करेंगे। तो हम तीनों जो पिलर हैं सफलता के एकेडमिक अचीवमेंट के जो पिलर हैं, तीनों पिलर, पेरेंट्स एज ए मेंटर, गुरु हम लोग और बच्चा, तो ये तीनों लोग हम लोग सतत प्रयासरत हैं। और तीनों पिलर जब मेहनत करेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है कि सफलता आएगी ही आएगी। और मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि हमारे बच्चे फ्लाइंग कलर के साथ IIT JEE एज वेल एज नीट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि इस सेक्टर में उनको किसी कॉरपोरेट ने जो है अक्वायर कर रखा है। दरभंगा में भी जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो चला कौन रहा है, कोई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कोई कॉरपोरेट सेक्टर का हेड। ऐसे में जो बच्चे हैं वो तो यहाँ सुदूर गांव देहात के होते हैं, एक BPL परिवार से या नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से। क्या उनकी हर बात को वहाँ पे समझा जाता है? क्या उनके साथ वहाँ पे सही में उनको सारी व्यवस्था दी जाती है? सपना तो उन्हें दिखा दिया जाता है कि ये करवा देंगे, वो हो जाएगा, तुम्हारा दिन बदल जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो इसीलिए हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रेडियंस में हम आए हैं और रेडियंस के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है। क्या ये भी एक बिजनेसमैन है? क्या इनका सिर्फ यही काम है कि बिज़नेस करके अपना धन कमाना, या एक ये निजी विकास के अलावा सामाजिक विकास की भी भावना रखते हैं? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा रेडियंस के जो डायरेक्टर हैं आशुतोष झा, आप अपनी भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताते हुए आप क्या करते थे पास्ट में, क्या जॉब आपकी थी, और थोड़ा बताइए कि आप एक बिजनेसमैन हैं या एक समाज में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने दिया था +2 मैंने PCM से किया था, RK कॉलेज मधुबनी से। उसके 97 में मैं पास आउट हुआ था वहाँ से, 95 मेरा मैट्रिकुलेशन है बासोपट्टी से। और 97 के बाद मैं दरभंगा से निकल करके बनारस चला गया था कोचिंग करने के लिए। वहाँ पे मैंने तैयारी करी थी मर्चेंट नेवी में जाने के लिए,
और भारत सरकार की जो संचार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, जिस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई ही नहीं किया था। उस एग्ज़ाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 रहा था। 8 अक्टूबर में वो एग्ज़ाम हुआ था और 99 में 19 वर्ष की अवस्था में मैं नौकरी करने लगा था। 99 से लेकर के 2004 ईस्वी तक मैंने नौकरी करी, कुछ पैसे इकट्ठे किए, गरीब परिवार से आता था। मैंने पहले ही बताया कि मेरा गांव तरौनी है। तरौनी मिथिलांचल का एक ऐसा गांव है जहां पे शिक्षा जो है बहुत पहले से अपना पांव जमा चुकी थी, क्योंकि आज से 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले जाएंगे, जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं, मैथिल हैं, वो समझते हैं कि तरौनी का क्या स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में। महामहोपाध्याय उपाध्याय, परमेश्वर झा, यदुनंदन मिश्र, विष्णुपुरी, राष्ट्रकवि नागार्जुन, ये सब हमारे गांव के रहे हैं। तो पहले ज़माने में संस्कृत की शिक्षा होती थी, अब संस्कृत उतना नहीं है। तो अब आज प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो आज भी तरौनी गांव में मतलब कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें IITN नहीं होंगे, IAS नहीं होंगे, IPS नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, स्पेशली मैं बोलता शिक्षा हूँ। आप लोगों की मूल उपज है। हाँ, क्योंकि शिक्षा तरौनी गांव में ज़्यादा रकबा नहीं है, ज़मीन जायदाद ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। तो ज़मीन जायदाद आपके पास नहीं है, पुराने ज़माने में ज़मीन जायदाद रहने से क्या होता था, भरण पोषण हो जाता था। लेकिन अब नहीं है, तो हम लोग की रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो पढ़ाई ही एक रास्ता था। वैसे भी मुझे नहीं बोलना चाहिए, सब कास्ट का शिक्षा पे उतना ही अधिकार है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। ठीक है, शिक्षा के प्रति इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, हर जाति के, हर प्रथा के लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि समाज का उत्थान एक प्रथा के लोग, एक जाति के लोग के उठने से नहीं होगा। जब तक हम लोग साथ में नहीं उठेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता था। तो मेरे गांव से बहुत लोग उस टाइम में, जब 99 से लेकर के 2004 तक मैं नौकरी करता था, मेरे गांव से बहुत लोग इंग्लैंड वगैरह में रहते थे। लेकिन मुझे जितना नॉलेज था उस उम्र में, मुझे नहीं पता था कि कोई वहाँ जाकर के पढ़ा है। तो पता नहीं कैसे, बहुत बच्चा था, कोई 22-23 साल की उम्र, कोई बहुत ही मैच्योर उम्र नहीं होती है। पता नहीं कहाँ से ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, मैं इंग्लैंड जाके पढ़ूंगा। मेरे गांव से कोई इंग्लैंड नहीं गया है पढ़ने के लिए, मैं इंग्लैंड जाके पढ़ूंगा। और उसी के तरफ मैं तत्पर हो गया। 2003 में ही मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ गई थी, लेकिन पैसे तो थे नहीं। बैंक में लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला। आज जैसे बड़े आसान तरीके से एजुकेशन लोन मिल जाता है, उस समय में ऐसा नहीं था। तो 2003 का सीट जो है मुझे पोस्टपोन करके 2004 में करना पड़ा, क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिल पाया। फिर 2004 में मैंने लोन के लिए, अब मैं सतत नौकरी करता रहता था, छुट्टी में आकर के लोन के लिए ट्राई करता था। 2004 में भी बैंक में लोन नहीं मिला। फिर 2004 को मैंने पोस्टपोन करवा के 2005 सेशन के लिए करवाया। और ईश्वर के आशीर्वाद से, माता जगदम्बा जगत जननी माँ मैथिली के आशीर्वाद से, बाबा बासुकीनाथ के आशीर्वाद से 2005 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेनीपुर ने हमें एजुकेशन लोन दिया। और इस एजुकेशन लोन कुछ अपना कमाया हुआ पैसा था, कुछ चाचा जी लोगों ने दिया, कुछ दोस्तों ने मदद की। तो वो पैसे लेकर के मैं इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। और 2005-2006 में वहाँ से पढ़ाई करी। 2007 में वहाँ से मैं फ्री हुआ और वहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा था। क्या पढ़ाई वहाँ पे किया? वहाँ पे मैंने बीटेक करा था, BSc नॉटिकल साइंस में। हाँ, बीटेक किया था नॉटिकल साइंस में। क्योंकि मैं यहाँ से रेडियो ऑफिसर का पढ़ाई करके गया था, कम्युनिकेशन का। तो रेडियो ऑफिसर का जो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई थी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह आ गया था, तो धीरे धीरे जॉब जा रही थी। तो अब मुझे अपने नौकरी को कंटिन्यू करने के लिए मुझे अपना डिपार्टमेंट चेंज करना कंपल्सन हो गया था। तो इसीलिए मैंने वहाँ जा कर के बीटेक नॉटिकल साइंस करा था। इंडिया में BSc नॉटिकल साइंस बोलते हैं, लेकिन इंग्लैंड में जब पढ़ेंगे तो उसको बीटेक नॉटिकल साइंस बोलते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद आया, बड़े बड़े कंपनी में नौकरी लग गई। जो पैसे चाहिए थे वो उतने पैसे मिलने लगे। जब इंग्लैंड से पढ़ के आया तो पहली नौकरी मुझे लगी थी, नॉर्वेजियन एक कंपनी थी, उसमें बहुत अच्छी सैलरी थी। और उसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। इंग्लैंड से आने के बाद एक दिन में 100-100, 150 कंपनी से ऑफ़र आते थे कि आप हमारे यहाँ चले आओ, हमारे यहाँ चले आओ। ये फैक्ट है। ठीक है, एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, छोटा सा इंसिडेंट है। मैं कलकत्ता कोई कोर्स करने के लिए गया था और मैंने अपना CV जो है जॉब साइट पे एक्टिवेट कर दिया था। उस टाइम में मोबाइल में रोमिंग हुआ करता था।
तो मोबाइल लेके गया था मैं, तो कलकत्ता जा रहे हैं, रोमिंग एक्टिवेट करना है, तो 1000 रुपये मैंने उसमें भरवा दिए थे। और उस एक दिन भर के स्टे में पूरा 1000 रुपये मेरा खाली इनकमिंग कॉल को रिसीव करने में ख़त्म हो गया। इतने ज़्यादा ऑफ़र आते थे। बड़ी बड़ी जापान की कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, अमेरिकन कंपनी, सारी कंपनियां कॉल करती थी, आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। तो फिर वहाँ से पढ़ाई करके फिर नौकरी करी, फिर भाई लोग को पढ़ाया, बहन की शादी करी, फिर पढ़ने का एक लत लग गया था। एक बार जो है शेर जो है जब एक बार शिकार कर लेता है और जो खून की चसक उसे लग जाती है ना, तो उसे बार बार चाहिए होता है। तो उसी की एक कड़ी रेडियंस भी है। तो एक तो सफलता को चख लिया था, रैंक 1 रहा था भारत सरकार के एग्जामिनेशन में, जाकर के ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा था, और शिक्षा क्या देती है वो मैं देख रहा था। एक गांव का बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, मेरे बाबूजी की सैलरी थी 2200 रुपये। मेरी पहली नौकरी लगी थी 1999, मेरी सैलरी थी 27,000 रुपये। तो मैं कभी कभी जोड़ा करता था, बाबूजी जितना एक साल में कमाते उससे ज़्यादा मैं एक महीने में कमा लेता हूँ। ठीक है, तो एक सफलता और पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि शिक्षा देना था परिवार को, तो पैसे की ज़रूरत थी। फिर से 2012 में सिंगापुर पढ़ने चला गया। सैलरी क्या रही है? हाईएस्ट सैलरी मेरी रही है करीब 15.5-16 लाख रुपए महीने, जो लास्ट जब मैं शिपिंग को छोड़ रहा था, और हम लोग को टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर 2012-13 में फिर से सिंगापुर पढ़ने चले गए। ठीक है, जब सिंगापुर पढ़ने गए तब मेरी सैलरी थी 4.5-5 लाख रुपए महीने की। सिंगापुर से फिर पढ़ के आया, वहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। फिर वहाँ से पढ़ के आया, मेरी सैलरी बढ़ नहीं गई, डबल हो गई। ठीक है, पढ़ाई में है पावर। अब शिक्षा में जो पावर है वो कहीं नहीं है सर। शिक्षा जितनी आसानी से आपको पावर, पैसा, नाम, रुतबा देता है, उतनी आसानी से आप इसे कहीं से नहीं कमा सकते, संभव ही नहीं है। शिक्षा आपको एक सोचने की ताकत देती है, चीज़ों को समझने की ताकत देती है। तो शिक्षा तो किसी के लिए भी कंपल्सन है, और शिक्षा के लिए जागरूकता बहुत बढ़ गई है, स्पेशली हिंदुस्तान में। इवन मिथिलांचल में आज भी गांव ज़्यादा आता रहता हूँ, समाज में भी घूमता हूँ, तो देखता हूँ हर जगह शिक्षा के लिए सजगता बढ़ गई है। हर वर्ग के लोग जो है शिक्षा की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं। तो फिर 2012-13 में पढ़ के आया, सैलरी बताई, डबल हो गई, रैंक भी, प्रमोशन मिल गया। फिर 2018 चला गया सिंगापुर पढ़ने के लिए। फिर 2018 में पढ़ के आया, तो डबल तो नहीं सैलरी हुई वहाँ पे, लेकिन 1.5 टाइम्स फिर बढ़ गई। ठीक है, तभी एक्चुअली जो लास्ट 2018 में मैं पढ़ रहा था वो कैप्टन के लिए पढ़ रहा था। अब इस फील्ड में इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ था नहीं। सैलरी भी, पैसे की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई थी। सारे भाई बहन लोग पढ़ लिए थे, सब हो गया था, परिवार सेटल हो गया था, एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो है फैमिली में जो आना चाहिए वो आ गया था। तो अब जहाज़ में भी आप मैक्सिमम में चले गए हैं, इस फील्ड में आप कोई एजुकेशन में भी इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब मज़ा नहीं आ रहा था, दिल कुछ और मांग रहा था। हाँ, मतलब कि अब लड़ने के लिए कुछ नहीं था, चीज़ें लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, पैसा कमा रहे हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। भाई लोग भी सब पढ़ करके सेटल हो गए थे। मेरे से छोटा भाई जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी भी 5.5 लाख रुपए की सैलरी है, कंपनी का शेयर्स है उसके पास। उससे जो छोटा भाई IIT दिल्ली में प्रोफेसर है, उससे जो छोटा भाई है ये है LNT में था, अभी फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर रहा है। अगले महीने वो पटना करके फ्लिपकार्ट को ज्वाइन करेगा। एक और छोटा भाई है जो इसको में साइंटिस्ट है, बहन US में रहती है। तो अब सब कुछ हो गया था, तो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। और बचपन से तो हमने स्ट्रगल करना सीखा था, स्मूथ ज़िंदगी तो हमने देखी ही नहीं थी कभी, तो आदत नहीं है। तो वही है, कुछ करना था इस समाज के लिए, परिवार के लिए तो कर लिया था, अभी समाज के अपने लिए भी कर लिया था, परिवार के लिए भी कर लिया, अब तो समाज के लिए कुछ करना था। तो वही सब सोच को लेकर के जो हमें जो परेशानी हुई, जब हम, चाहे हमारे भाइयों को जो परेशानी हुई, जब हम IIT JEE की तैयारी कर रहे थे, हम लोग बेसिकली इंजीनियरिंग विंग के हैं, तो नीट का ज़्यादा नाम नहीं ले रहे, हम लोग JEE का ही तैयारी किए थे। तो जो परेशानियाँ हुई थी वो यहाँ के बच्चों को नहीं हो, इसीलिए यही सोच करके हमारे लिए कोई धंधा नहीं है। ईश्वर के आशीर्वाद से शिपिंग से मैं जितना कमा रहा था उतना इसे कमा के देने में बहुत समय लगेगा। पैसे का लोभ रहता तो मैं शिपिंग नहीं कंटिन्यू करता। जहाँ तक रही, अब दरभंगा में बहुत पुराने इंस्टीट्यूट भी हैं जो व्यवसायियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल की ब्रांड्स भी हैं यहाँ अवेलेबल। आज से 1-2 साल पहले मैं बोलता था तो सिर्फ मैं बोलता था, आज तो सबके सामने सब कुछ है। हम क्या कर रहे हैं, दरभंगा, एटलीस्ट लोकल दरभंगा के लोग तो जान रहे हैं।
इंडिया की जितनी भी ब्रांड है लगभग ब्रांड दरभंगा में आकर के कोचिंग चला रही हैं। किसने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, कौन फेक रिजल्ट दे रहा है, कौन सही रिजल्ट दे रहा है। आप होर्डिंग, बैनर और एडवर्टीजमेंट से बाहर की दुनिया को ना बेवकूफ़ बना सकते हैं, दरभंगा लोकल को अपनी बेवकूफ़ बना सकते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड दरभंगा में अवेलेबल हैं, एक भी रिजल्ट नहीं दिए हैं। कुछ जो पुराने व्यवसायी लोग चला रहे हैं वो रिजल्ट कुछ आया है, होर्डिंग बैनर में कुछ दिखा रहे हैं। अगर सही रिजल्ट है तो मैं जाता हूँ उनके यहाँ, ठीक है, दिखाएं मुझे रिजल्ट। जेई के साइट पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड करें, ठीक है, देखें कि क्या रिजल्ट है। तो फेक चीज़ें बहुत है, इसलिए गार्जियन से मेरा आग्रह है, बेसिकली यहाँ मिथिलांचल के लोग ही आएंगे, लेकिन मिथिलांचल के लोग का कोई ना कोई तो रिलेटिव दरभंगा में रहता ही है, तो उनसे संपर्क करें, उनसे भीतर की चीज़ों को जानें कि सच्चाई क्या है, कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है। रेडियंस अब कोई ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुआ है, 3 साल से ये काम कर रहा है। तो अब दरभंगा के लोग हमें जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब झूठ पे कितने दिन तक दुनिया को चलाएंगे, ठीक है। तो मैं गार्जियन से यही आग्रह में करूँगा कि बच्चों से आग्रह करूँगा कि भटकावे में ना जाएं, जो उनकी ज़रूरत जहाँ पे ईमानदारी से पूरी की जाएगी, जिनको उनको जहाँ पे बढ़िया मेंटरशिप मिलेगा वहाँ पे जाएं और अपने सपनों को पूरा करें। चमक धमक की दुनिया है, ऐसे में हर कोई अपने में रिझाने की प्रयास करता है, लेकिन आप ठगे ना जाएं इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और डेमो क्लास है, यहाँ पे आके आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही यहाँ आप ज्वाइन कीजिए। बाकी एक मेरा सवाल रहेगा कि सही में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पेरेंट्स ऑलरेडी मिसगाइडेड हैं हमारे मिथिलांचल के। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो बच्चे भी थोड़ा हो जाते हैं, वो किन से राय विचार लेंगे। ऐसे में रेडियंस क्या सच में कुछ अलग कर रहा है, और क्या बाकी जितने भी हैं उनसे आपका फ़ी कॉस्ट जो है वो कम है? यानी आप एक अमीर और गरीब सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, या सिर्फ जो बहुत रिच फैमिली है वही अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा सकती है? ये थोड़ा एक मेरा प्रश्न है। यहाँ पे जो फ़ीस वगैरह है एकदम नॉमिनल फ़ीस रखा गया है। किसी भी अदर कोचिंग जो दरभंगा में अवेलेबल है उनसे कम ही होगा। ब्रांड वगैरह का तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उसमें भी क्या है कि हर तरह के बच्चे को हम लोग स्कॉलरशिप के रूप में डिस्काउंट देते हैं, मेधावी छात्रों को। जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये है। कुछ बच्चे जो एकदम बहुत गरीब परिवार से आ रहे हैं, उनके पास एकदम व्यवस्था नहीं है, लेकिन गार्जियन में है, माता पिता में है कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ करे। अब बच्चा सही में कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी मतलब हाई लेवल का डेडिकेशन है कि वो मैं एकेडमिक्स में कुछ करूं, तो उन बच्चों को हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे यहाँ जो फ्री में पढ़ रहे हैं। अभी जो आपने होर्डिंग पे देखा होगा, जो बच्चा का सबसे ज़्यादा नंबर आया है, तो 100% तो फ्री में नहीं था, लेकिन बहुत सारी उसको अभी भी उसको हॉस्टल में रखे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी फीस में उसे डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है। तो हर तरह के लोगों के लिए यहाँ हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन गार्जियन और बच्चे इच्छुक हों कि उन्हें सही में पढ़ाई लिखाई करके कुछ करना है। तो कुल मिला के बात करें तो इनका साफ कहना है कि आप इनको बच्चे दीजिए और जो भी इनका मिनिमम फ़ी है वो, और ये आपको उनका एक बेहतर भविष्य देंगे। ये सफलता की एक तरह से गारंटी ले रहे हैं कि हाँ, अगर आपका बच्चा सही है तो आप मुझे अपना बच्चा दीजिए, हम उसका एक बेहतर या उज्जवल भविष्य बना करके देंगे। क्या ये बात सही है? देखिए, किसी बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना जो है कंप्लीटली मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मैं जैसे संसाधन देने वाला हूँ, मेंटर करने वाला हूँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखाई के प्रति माता पिता कितने सजग हैं और पढ़ाई लिखाई के प्रति बच्चा कितना सजग है। किसी भी शैक्षणिक सफलता के लिए ये 3 पिलर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, और 3 पिलर के बिना चीज़ें जो है सही से खड़ी नहीं होगी। तो माता पिता अगर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, बच्चा संघर्ष करने के लिए तैयार है, और मैं एज ए मेंटर, एज ए टीचर अगर संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, तीनों मिल के संघर्ष करेंगे तो सफलता कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सफलता हमें नहीं मिलेगा। तो मैं अकेले कुछ नहीं कर तैयार हैं? हाँ, मैं तो एकदम तैयार हूँ। आमतौर पर हमारे बिहार में, मधुबनी, दरभंगा में ऐसा प्रथा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं
उनको कोटा या फिर कहीं और भेज दिया जाता है। तो वैसे पेरेंट्स के लिए, वैसे छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं के लिए मैं बोल रहा था कि कोटा जाना जो है हमारे बच्चों के लिए उतना, अब तो यहाँ के लोग, कोटा कोई नया चीज़ नहीं है। बहुत सारे मिथिलांचल के माता पिता जो हैं वो कोटा बच्चे को भेज चुके हैं, उनसे वो देख चुके हैं वहाँ से क्या हो रहा है। तो कोई माता पिता अगर बच्चे को कोटा दिल्ली भेजना चाह रहे हैं तो ज़रूर उस माता पिता से कंसल्ट कर रहे हैं जिनके बच्चे वहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, तो उनसे उनको वहाँ की रियलिटी पता चल जाएगी। उसके बाद बच्चे जिस उम्र में यहाँ इसका काम को करते हैं, 11th-12th का प्रिपरेशन करते हैं, IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, ये जो उम्र है बहुत मैच्योर उम्र नहीं है, जहाँ बच्चे जो है मानसिक रूप से जो मैच्योर रहते हैं, तो वहाँ जाकर के उन्हें परेशानी होती है। दूसरी चीज़, जो सीरियस एस्पेरेंट हैं IIT JEE और नीट के, वो ऑन डेली बेसिस वो ट्रेमेंडस प्रेशर में रहते हैं परफॉर्मेंस को लेकर के, क्योंकि 11th-12th की पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, जब आप IIT JEE और नीट के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इतनी आसान चीज़ नहीं है। बच्चा का एक टेस्ट में परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, बच्चा जो है मेंटली डिमोरलाइज हो जाता है, एक टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया, बच्चा जो है हाई चला जाता है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो वो बच्चा अगर लोकल में रहता है तो उसे इमोशनल सपोर्ट मिलता है, माता पिता से मिलता है, हम लोग से मिलता है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो हमारा ही बच्चा है, ऐसा नहीं है कोई बाहर का बच्चा है। और हमारे लिए कंप्लीट, मैंने पहले ही बोला, हमारे लिए कंप्लीट बिजनेस नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोटा वगैरह में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सुसाइड वगैरह हो रहे हैं, इसका सिर्फ यही कारण है, मानसिक परेशानी, और नशा वगैरह का भी बहुत चलन हो गया है आजकल कोटा में, जिसमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो है ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही आग्रह करूँगा, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझे बच्चे दो, लेकिन जहाँ भी आप बच्चे को दे रहे हो उसकी पूरी तहकीकात करो, चीज़ों को समझो। उसके बाद अगर लगता है आपको कि रेडियंस जो है वो किसी से बेहतर व्यवस्था हमें दे सकता है, तभी आप मुझे आकर के बच्चे दो, क्योंकि ये आपके बच्चों का भविष्य का बात है और आपका भविष्य है, क्योंकि बच्चे तो माता पिता के भविष्य होते हैं। तो अब मैं यही चाह रहा हूँ कि सही जगह पे बच्चे को भेजो, और अगर सही जगह में आपको लगता है कि वो रेडियंस क्लासेस वो सही जगह है तो जरूर भेजिए। डेमो क्लास वगैरह दे रहे हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, तो जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके माता पिता का कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई जान पहचान दरभंगा में रह भी रहा है, तो उनसे पता करें। कोटा अगर भेजना चाह रहे हैं तो जिनके बच्चे कोटा जाके पढ़ के आए हैं उनसे बात करें। दिल्ली भेजना चाह रहे हैं, जिनके बच्चे वहाँ से पढ़ के आए हैं उनसे बात करें, तब आपको रियल सिचुएशन पता चलेगा। ये मीडिया, TV, न्यूज़पेपर से जो है सच्चाई नहीं पता चलती है। सही बात। तो अगर आप अपने बच्चे का बेहतरीन भविष्य बनाना चाहते हैं, IIT JEE मेंस एडवांस नीट की एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन होती है उसमें, तो एक बार आप रेडियंस क्लासेस दरभंगा ज़रूर विज़िट करें। और ये जो है सो बोर्ड एंड फाउंडेशन भी कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि बच्चे 7वीं कक्षा से ही पढ़ना यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो उस पर मैं चाहूँगा कि आखिर जो स्टूडेंट 7वीं 8वीं में है तब से ही आप उसे क्यों पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर। जनरली आजकल का ये ट्रेंड चल गया है, पहले वाला ज़माना नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ये जो इंडस्ट्री है ये ऐसे ही चल रही है, क्योंकि क्लास 7 से ही धीरे धीरे आपको बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेसिकली बच्चे को चीज़ों को सीखना है, न कि पढ़ना है और उसे याद करना है। साइंस में मेमोराइजिंग के लिए कोई जगह नहीं है। साइंस जो है सीखने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। यू सपोज टू विजुअलाइज इट, राइट, कि अब ये पंखा है, चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है, वो जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए बच्चे कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखें, वो क्लास 7 से ही शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आगे जाकर के थोड़ा आसान हो जाता है। 10th पास आउट के बाद डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड वगैरह पे कॉन्सेप्चुअली काम चलता है, 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप JEE लेवल और नीट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन है। तो हम यहीं से बच्चों को एप्लीकेशन सिखाना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बच्चा सीखे। ये कोई हिस्ट्री सिविक्स नहीं है जहाँ पे आप चीज़ों को मेमोराइज कर लेंगे। ये सीखने की चीज़ है, ये साइंस है, ये मैथ्स है, ये सीखने की चीज़ है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम अभी से कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएं, उनको एप्लीकेशन सिखाएं। इसके लिए हमारे पास बेहतर से बेहतर टीचर हैं। जो अभी कोटा दिल्ली की बात कर रहा था मैं, हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं सारे लगभग IITian NITian हैं, और सब जो है
लगभग क्या 100% टीचर जो हमारे हैं सब कभी ना कभी किसी न किसी वक्त बड़े बड़े ब्रांड में काम करके आए हैं, कोटा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बड़े बड़े ब्रांड से आए हुए टीचर हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोटा में ही वही टीचर है। जब वही टीचर आपको यहाँ मिल रहा है, आपको अपना मेंटर मिल रहा है, आपको अपना घर मिल रहा है, आपको अपना समाज मिल रहा है। मेरे आपके बच्चे कोटा जाएंगे, उनको सिगरेट पीना रहेगा, उनको कोई धाक नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे अगर दरभंगा में है तो सिगरेट पीने में उनको दिक्कत होगी कि रोड पे कोई मिल जाएगा, देख लेगा कि सिगरेट पी रहा है, जाकर के बाबूजी को बोल देगा। राइट, हम लोग के टाइम में होता है। अभी ठीक है। तो अच्छे से अच्छे टीचर हैं, सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए दरभंगा आना मुश्किल है। वैसे हमारे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे हैं, इंटीरियर से आए हुए हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे 7, 8, 9, 10 में। लेकिन जनरली जो 7, 8, 9, 10 में जो हमारे बच्चे हैं वो दरभंगा लोकल के ही हैं। वो डिफरेंट जो अच्छे स्कूल में उनमें पढ़ते हैं, कोचिंग करने के लिए हमारे पास आते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी दे? हाँ, हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है। दरभंगा सिटी और दरभंगा के 15-20 किलोमीटर के पेरीफेरी में हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं। और हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी। कंप्लीट CCTV सर्विलेंस के अंदर हम कोचिंग सेंटर को भी रखे हुए हैं। जैसे देखते मेरे लैपटॉप में आप देखे होंगे कि सारा ये है। हॉस्टल भी हमारा कंप्लीट CCTV सर्विलेंस में है। हमारे हॉस्टल में टीचर्स रहते हैं, वार्डन रहते हैं, सपोर्ट स्टाफ रहते हैं। तो एक बेहतर से बेहतर जो हो सकता है। लेकिन फूडिंग की व्यवस्था भी आपकी तरफ से? हाँ, फूडिंग में हॉस्टल में 4 टाइम का फूड दिया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे जैसे खाते हैं उस टाइप का भोजन जो है मैं अपने हॉस्टल के बच्चे को भी दूँ, क्योंकि वो भी हमारे ही बच्चे हैं। तो बेहतर से हाँ, लेकिन थोड़ा हमारा हॉस्टल जो है स्ट्रिक्ट है। मोबाइल फ़ोन वगैरह हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल ये एक बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हॉस्टल है, तो उसमें तो हॉस्टल के नियम कानून को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो रेडियंस क्लासेस के बारे में काफ़ी कुछ मुझे पता चला। अब मुझे लग रहा है कि अगर आप मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, जो भी हमारे नज़दीकी क्षेत्र हैं, वहाँ से अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अपने बच्चों को IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट की तैयारी करवाना चाहते हैं तो एक बार रेडियंस क्लासेस ज़रूर विज़िट करें। बाकी यहाँ का क्या पता है, यहाँ कब आप आएंगे, कौन से दिन ये बंद रहता है, ये सब जानकारी देते हुए अपनी बात को विराम दीजिए सर। रेडियंस क्लासेज जो हमारे हैं टीचर्स और बच्चों के लिए ट्यूसडे को बंद रहता है, लेकिन ऑफिस खुली रहती है। तो बेसिकली 7 डेज ए वीक आप आ सकते हैं। जनरली हमारा कोचिंग जो है क्लासेज हमारे 7 बजे सुबह शुरू हो जाती हैं और शाम के 6:10 तक हमारी क्लासेज चलती हैं। तो वो परफेक्ट टाइम है। मैं खुद यहाँ 9:30 से 10 बजे के बीच में आ जाता हूँ। रात के 7, 7:30 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। तो आप कभी भी आइए, डे टाइम में, आप ऑफिस टाइम में आप कभी भी आएंगे, किसी भी दिन आएंगे, आप फ़ोन से कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, आप हमारी एकेडमिक्स को अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे कुछ हमने एकेडमिक वीडियोस वगैरह डाले हुए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। जैसे दिग्विजय जी ने बोला, हमारे यहाँ डेमो क्लास वगैरह भी चलता है, तो आपको लगता है कि नहीं कैसे ये लोग पढ़ा रहे हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। वही सिर्फ मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचें समझें, क्योंकि कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, ये आपके भविष्य का और आपके परिवार के भविष्य का डिसीजन है। तो मतलब बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाएं। उसमें अगर आपको लगता है कहीं से भी कि रेडियंस क्लासेस एक सही काम कर रहा है और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपके सपनों को साकार करने में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, तो एक बार हमें अवश्य मौका दें, आकर के देखें। चाहे उन गार्जियन से बात करें, उन बच्चों से बात करें जो हमारे एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो बस इतना ही कह के मैं अपने शब्द को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ थे रेडियंस क्लासेस के डायरेक्टर कैप्टन आशुतोष कुमार झा। धन्यवाद।